विवेक साहब, मुझे दो तीन चीजें दर्शकों को भी साथ में शेयर कर लूं, फिर आप भी इसमें कुछ मुझे भी समझाइए। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के अब बीजेपी दो हाथ आगे सोचती है। 2024 के इलेक्शन के हिसाब से सारी पेशबंदी हो रही है यार, मतलब वो अपने को गार्ड उसी हिसाब से कर रहे हैं। मैं कुछ कुछ चीजें बताऊं, जैसे ऑफिस की बात, तो ये कहा गया कि ऑफिस दिल्ली में मिल सकता है, उसके अलावा पार्लियामेंट में ऑफिस मिलता है। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आपका पार्लियामेंट में ऑफिस मिलेगा, वो एक बड़ी भारी सुविधा कह लीजिए या रैलिंग पॉइंट होता है। आपका इलेक्शन के समय जब एयर टाइम होता है तो वो आपकी प्रायोरिटी रहती है, राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा टाइम मिलता है। उसके बाद वो जो क्षेत्रीय पार्टी होंगी या उस स्टेट की पार्टी, तो अब वो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा टाइम है। मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं इसमें कहीं ना कहीं एक जमाने में बहुत इन्वॉल्व रहा हूं। आपका जो हेलीकॉप्टर उड़ता रहता ना, कि अब बिना हेलीकॉप्टर के तो अब कोई नेताजी चलते नहीं, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, उसकी प्रायोरिटीज हैं। किसको पहले उतारा जाएगा, किसको नहीं उतारा जाएगा। और एक समय तो केवल हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन के पास सबसे ज्यादा, पवन हंस के पास सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर होते थे। उसमें भी जब एप्लीकेशन लगती थी तो पहले राष्ट्रीय पार्टी को मिलता था, फिर इन लोगों का नंबर अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये आप एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो दूसरी तरफ इतनी अनइवन प्लेइंग फील्ड, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ये। आप अच्छा, एक मैं इसलिए आपसे जल्दी से आप उसमें ऐड कर दीजिए, लोगों को, अपने दर्शकों को समझाने के लिए। अगर हम भारत का नक्शा देखें और अगर नीचे से चलें, तो केरल में आज आपकी जो सो कॉल्ड क्षेत्रीय पार्टी सीपीआई रह गई है, डीएमके ऊपर आ जाइए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड में मिली जुली सरकार, बिहार में मिली जुली सरकार, नॉर्थ ईस्ट में दो या तीन स्टेट में बीजेपी की क्लियर मेजोरिटी, बाकी जगह मिली जुली सरकार। मतलब ये आप जब करें तो करीब 14-15 स्टेट में क्षेत्रीय पार्टियां अब आज की तारीख में रूल कर रही हैं। तो आप एक पक्षी निर्णय ले रहे हैं, और आपने एक निर्णय ले लिया कि नहीं नहीं हम ऐसे करेंगे। विवेक साहब, इस पे, क्योंकि इस पे कहां से स्टार्ट होगा? डॉक्टर लक्ष्मण ने ठीक बात कही कि आज जैसा भारत, जैसे विविधता का देश है इसमें, ये लेकिन कहां से स्टार्ट होगा? ये तो एडवांटेज बीजेपी एंड कांग्रेस है, सिर्फ बीजेपी एंड कांग्रेस है। जी आनंद वर्धन साहब, बिल्कुल सही है। आपने जो सब कुछ कहा, हम कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी का पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्पष्ट है कि बीजेपी एक पक्ष वाली राजनीति की और इस देश को ले जा रही है, और उनका इंस्पिरेशन है चाइना। इस तरह के एलिगेशंस हमेशा ही आरएसएस के खिलाफ लगते गए, और उसके लिए काफ़ी क्या कहते, आरएसएस के लोग, आरएसएस के कई डेलीगेशंस चाइना जाते रहे जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस यूपी की सरकार थी, उस समय की बात है, उसके बाद भी। और खुद राम माधव भी ये बात कहते रहे कि आरएसएस स्टडी टूर पर चाइना जाता रहा, आरएसएस की डेलीगेशन, शायद राम माधव ही उसको लीड करते थे। तो इस तरह की बात कही जाती है कि वो वहाँ का जो सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना का, उसका अभ्यास करने के लिए वहाँ जाते हैं। और किस तरह से भविष्य में भारत में भी केवल बीजेपी की ही सरकार रहे, उसको किस तरह से चलाया जाए, उस सिस्टम को किस तरह से भारत में डेवलप किया जाए, इस तरह का एक अभ्यास करने के हेतु शायद वो चाइना जाते रहे। चाइना के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी के भी संबंधों को लेकर हम काफ़ी चर्चा होती है। तो चाइना का जो सिंगल पार्टी सिस्टम है, उसका एक बहुत डीप स्टडी आरएसएस के लोगों ने शायद कर लिया है। और जिस तरीके से क्षेत्रीय दल, जिस तरीके से बाकी पार्टियां, आप क्षेत्रीय दलों को जाने दीजिए, कांग्रेस को ही वो इस देश से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, बहुत खुलेआम करते हैं। और उसके लिए जो कुछ भी करना ज़रूरी है उनके लिए, वो सारे स्टेप्स वो लेते हुए हमको दिखते हैं। लेटेस्ट तो हमने देखा है कि राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट से, लोकसभा से निकाल दिया, और उसका जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो भी किस तरह से संदेहास्पद था, वो हमने देखा है। तो अगर कांग्रेस के बारे में उनका रवैया ये है, तो बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके बारे में वो क्या, उनको क्या रिस्पेक्ट रहेगा? हमने जहां जहां उनकी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में अलायंस सरकार रही, वहां किस तरह से
उन पार्टियों को खत्म करते गए एक के बाद एक। महाराष्ट्र में शिवसेना हो, चाहे बिहार में जेडीयू हो, जहां जहां वो और जहां पर उनको अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बनाना हो, वहां पर वो भी किया है उन्होंने। लेटेस्ट हमने मेघालय में देखा है, भाई 8 दिन पहले आप इलेक्शन रैली में कहते हैं कि भाई ये सबसे करप्ट सरकार अगर कोई है तो संगमा की है, और उसके साथ में आप सरकार बना लेते हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस ये भी एक तरीका है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। और जो अलायंस बने हैं, उस अलायंस बने हुए अलायंस का फायदा उठाकर वही उसी राज्य में उस क्षेत्रीय दल को कमजोर करना और अंततः उस क्षेत्रीय दल को खत्म करना। इस तरह की टैक्टिक्स एक बीजेपी अडॉप्ट कर रही है, पिछले 7-8 साल से हमने देखा है। तो ये उनका एक पूरा प्लान है और प्लान के तहत वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक ये जो पार्टियां हैं जिनका अभी नेशनल पार्टी करके रिकग्निशन निकाल दिया है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी एक साजिश के तहत किया गया हो। पर्टिकुलरली सीपीआई है। अब सीपीआई से तो कोई बीजेपी को कंपटीशन ही नहीं है। सीपीआई तो बहुत ही एक तरह से वीक पार्टी है, और अगर कुछ उसकी क्राइटेरिया है, कुछ निकष है, जिन निकषों पर उनको खरा उतरना है एक नेशनल पार्टी बने रहने के लिए या फिर बनने के लिए, तो उन निकषों पर वो अगर खरे नहीं उतरते हैं तो उनका रिकग्निशन निकाल लिया जाएगा। ये बहुत ही टेक्निकली साउंड बात है। इसमें हम किसी भी तरह का एक एलिगेशन या किसी भी तरह के कोई आरोप हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है टेक्निकली। अब अंदर से वो करना चाहे तो कर सकते हैं। उसका टाइमिंग हो सकता है कि बहुत सस्पिशियस हो, अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, फिर बाद में क्यों नहीं किया। इस तरह के सवाल हम हमेशा ही पूछ सकते हैं, पर्टिकुलरली जब बीजेपी जैसी पार्टी केंद्र में सत्ता में हो, तो इस तरह के सवाल पूछना बहुत लाजमी है, क्योंकि उनका पूरा रवैया इसी तरह का है। लेकिन जहां तक इन पार्टियों का आज का सवाल है, वो टेक्निकली अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई उनको करना चाहिए अगर इस तरह के नियम बने हैं। अगर नियम हम बदलना चाहते हैं, मान लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिज्म ये आइडियोलॉजी के लेवल पर पूरे देश में एग्जिस्ट करता है। कम्युनिज्म को मानने वाले, कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले लोग पूरे देश में हैं। जरूरी नहीं है कि टीएमसी को मानने वाले लोग पूरे देश में हो। टीएमसी को मानने वाले लोग हो सकता है 2-3 स्टेट्स में रहे, लेकिन कम्युनिज्म को मानने वाले लोग तो पूरे देश में हैं। हालांकि कम्युनिज्म मानने वाले लोग जो है वो अलग अलग पार्टियों में बटे हैं, वो ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी के लेवल पर उसको जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड हर स्टेट में है। तो क्या ये ग्राउंड हो सकता है किसी एक कम्युनिस्ट पार्टी को नेशनल पार्टी बने रहने के लिए? क्या ये जरूरी है कि उसको जो क्राइटेरिया आपने 4 गिनाए वो सारे क्राइटेरिया में वो फिट हो, या फिर क्या उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रिलैक्स किया जा सकता है? अगर वो एज एन आइडियोलॉजी उसका प्रेजेंस अक्रॉस द बोर्ड सारे देश में, पूरे देश में, हर एक स्टेट में हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, आप एक भी स्टेट दिखा दीजिए जहां पर कम्युनिज्म को मानने वाला कोई वर्ग ही ना हो, तो इस पर विचार किया जा सकता है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। मैं उसको बीजेपी का बी टीम नहीं मानता, मैं उसको आरएसएस का बी टीम मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि आरएसएस जो है वो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ ही काउंटरवेट करके इस्तेमाल करना चाहती है, और उससे फायदा ये है कि बीजेपी अगर बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलातें खड़ी करे आरएसएस के लिए, तो ऐसी एक पार्टी हो जो आरएसएस के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। और आम आदमी पार्टी ऐसी ही एक पार्टी है। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी कभी भी आरएसएस को क्रिटिसाइज नहीं करती, वो मोदी जी को क्रिटिसाइज करती है, वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है, वो बीजेपी से ज्यादा मोदी जी को क्रिटिसाइज करती है। वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए आपको कम दिखेगी एज ए पार्टी, वो मोदी जी को क्रिटिसाइज ज्यादा करती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एक आरएसएस का भी एंगल है, क्योंकि आरएसएस हमेशा ये चाहेगी कि अपोजिशन का स्पेस भी ऐसे किसी पार्टी के हाथ में रहे जो आरएसएस को परियाह न मानती हो, और आम आदमी पार्टी ऐसी ही एक पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी के लिए शायद मापदंड दूसरा हो सकता है, लेकिन वो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो उनको तो नेशनल पार्टी बनना ही है, उनको नेशनल पार्टी बनने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितना भी मोदी जी चाह ले कि भाई आम आदमी पार्टी को
दरकिनार कर दे या किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ कर ले, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने हाथ पैर फैलाती जा रही है। आज वो सिर्फ 2 राज्यों में है, आने वाले, और ये सिर्फ 7-8 साल में ही किया है उन्होंने, आने वाले 4-5 साल में हो सकता है कि वो और 3-4 राज्यों में अपनी सरकार बना ले। अगर आरएसएस उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है कहीं ना कहीं, तो आम आदमी पार्टी जो है वो और भी स्टेट्स में आ सकती है। तो जहां तक इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का सवाल है, वो अगर बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो उनका नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन जाना तय है। उसमें बहुत ज्यादा मैं रीड नहीं करता, उसमें बहुत ज्यादा कुछ फाइन प्रिंट है ऐसा मुझे नहीं लगता, पर्टिकुलरली सीपीआई जैसी पार्टी, क्योंकि वो कोई बीजेपी लिए किसी भी तरह से कोई कंपटीशन ही नहीं है। बीजेपी ऐसे पार्टी को खत्म करना चाहेगी आउट ऑफ द वे जाके, सारे रूल्स को ताक पर रख के, जो उनके थ्रेट, ऐसा मुझे लगता है आनंद। मैं विवेक जी थोड़ा इसको और मैं प्योरली चुनाव की दृष्टि से सारी बातें कर रहा हूं, और आतमजीत सिंह साहब ये प्रश्न आपके लिए, लेकिन बाकी आप, जो 3 पार्टीज बाहर निकाली गई हैं जो नहीं अब फुलफिल करती हैं, वो टीएमसी है, एनसीपी और सीपीआई है। एक चीज और समझ लीजिए, मैं एक चीज उसमें था, जब ईवीएम लगता है, ईवीएम में 16 बटन होती हैं, मतलब 16 कैंडिडेट्स होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का नाम आएगा पहले, और उसके बाद अब अगर उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी रहेंगे वो। जी जी विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं एक पॉइंट भूल गया, एनसीपी का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए एनसीपी को की रिकॉग्निशन, उसका रिकॉग्निशन इस समय निकाल लेना, जिस समय शरद पवार मोदी जी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे समय में एनसीपी का रिकॉग्निशन निकाल लेना, ये इस बात का मेरे ख्याल से प्रूफ है कि इसके पीछे कोई साजिश वाला एंगल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता, कोई दूसरा समय चुन लेता सरकार, या फिर इलेक्शन कमीशन कोई दूसरा समय चुन लेता, जब एनसीपी का रिकॉग्निशन निकाल दिया जाता है एज नेशनल पार्टी। इस समय निकाल दिया गया है, जिस समय वो मोदी जी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई साजिश वाला एंगल हो। विवेक साहब, मैं एक चीज आपसे इसलिए जरा समझना चाह रहा हूं, मैं, चलिए ये मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कोई इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, उसने एक बिल्कुल नॉर्मल रूप में आया, उसने एक निर्णय ले लिया। मुझे 2-3 चीजें जरा आपसे समझना है। ये इलेक्शन कमीशन 2 हाथ आगे बढ़ के रिमोट वोटिंग बूथ की बात करता है, वो आगे देख रहा है कि रिमोट वोटिंग बूथ होना चाहिए वहां। तब उसको क्या नहीं लगा था कि हमारे यहाँ का जो एक एग्जिस्टिंग रूल है जिसमें कुछ फिर से रीलुक होना चाहिए, उस पर बात नहीं होती है। ये इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल सिंबल्स की, अगर आपको याद हो, इलेक्शन सिंबल का एक बहुत पुराना केस चल रहा है जहां पे यह कहा जाता है कि पंचायत में जैसे किसी का कोई रिजर्व सिंबल नहीं होता है, इवन जो राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी पार्टी है उसको फ्री सिंबल से लड़ना होता है। एक ये मामला बहुत दिनों से उठाया जा रहा है, बहुत इसके एक्टिविस्ट लोग हैं जो केवल ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन सिंबल आप डीफ्रीज, आप पंजा, कमल, ये सब हटा दीजिए, इलेक्शन फ्री होने दीजिए, जिसका जो सिंबल है पार्टी अपना करे। तो उनके उस पर भी एक रीलुक नहीं है। और थर्ड चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिसमें इनिशियली इलेक्शन कमीशन उसके अगेंस्ट था, उसमें भी वो साइलेंट है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो प्रोएक्टिव होना चाहते हैं, अपने इलेक्शन प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई इनिशिएटिव हो सकता था। विवेक साहब। जी 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 बिल्कुल। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पिछले कुछ सालों का उसका जो कंडक्ट है वो इट लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और मतलब सीधे तौर पर पक्षपात लगे इस तरह का भी उसका कंडक्ट रहा है। देखिए शिवसेना के मामले में जो इलेक्शन कमीशन ने किया, जो नाम दिए, जो एकनाथ शिंदे जी का गुट है उसको नाम दिया बाला साहेबांची शिवसेना। इसका मतलब होता है ये शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, और उद्धव ठाकरे के गुट को नाम दिया उद्धव बाला साहेब ठाकरे। तो इसमें सीधा सीधा पक्षपात है। आप डिसाइड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर रहा है कि बाला साहेब की शिवसेना कौन सी है। इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि ये असली शिवसेना है। मतलब इस बिल्कुल डायरेक्ट ना कहते हुए इस तरह का नाम देकर अपना बायस दिखा रही है। और वो जो इलेक्शन का सिंबल है वो भी सिंबल, ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल जो है बो एंड एरो, वो इनको दे रहा है। तो पक्षपात तो है। जिस तरीके से गोयल साहब जो एक मेरे ख्याल से एक इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जिस तरह से नियुक्ति हुई है उस पद पर, हमने देखा है कि 24 घंटे के अंदर
मतलब उनको वो शायद हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के शायद सेक्रेटरी थे, वहां से उनको रिजाइन करने के लिए बोला गया, रिजाइन किया और 24 घंटे के अंदर उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो ये सारा क्या है? ये एक योजना के तहत ही हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यादव जी ने बहुत अच्छी बातें अभी बताई है। देखिए बीजेपी का पूरा जो बीजेपी की जो पूरी योजना है वो हमने पहले ही कहा कि एक पार्टी की और इस देश को ले जाना है। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में काम करती है या फिर और देशों में काम करती है, हमने देखा रशिया में उसी तरह का सिस्टम है, वो उनका आदर्श है, वो करना चाहती है, ये बिल्कुल सच है। और उसके लिए जो जो कुछ करना ज़रूरी है वो सब वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन या फिर इस तरह की जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वो सारी इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से उपयोग में लाना पॉसिबल है, और ये जो उनका जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस का जिस तरह से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, वो सब करेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये जो क्षेत्रीय दल है, देखिए क्या है, एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। आज भी बीजेपी के पक्ष में सिर्फ 37%, 38% लोग वोट कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी जो 62% लोग हैं वो बीजेपी के या फिर आरएसएस के आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि वो बीजेपी के आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जब बिहार में आरजेडी के लिए आरजेडी के वोटर्स वोट करते हैं तो वो बीजेपी के कम्युनलिज्म के खिलाफ वोट नहीं कर रहे हैं। वो एक, देखिए आरजेडी जैसी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, शिवसेना जैसी पार्टी, ये लोकल कंसिडरेशंस, लोकल जो फैक्टर्स है उससे पैदा हुई पार्टीज है। वो एक कास्ट, पर्टिकुलर कुछ कास्ट को अपील करती है या फिर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को अपील करती है। जैसे शिवसेना जो है मराठी लोग को अपील करने वाली पार्टी करके महाराष्ट्र में आई, उस तरह से आरजेडी जो है वो एक ओबीसी को अपील करने वाली पार्टी की तरह से बिहार में आई है। समाजवादी पार्टी का भी उसी तरह, मतलब ये मंडल मूवमेंट वाली पार्टीज है जो किसी विशेष जाति को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। तो ये जो लोग जो आरजेडी को वोट कर रहे हैं वो बीजेपी के कम्युनलिज्म के खिलाफ वोट नहीं कर रहे हैं, वो एक जाति करके आरजेडी की तरफ जा रहे हैं। तो एक कास्ट आइडेंटिटी जो है वो उसके साथ में वो उन पार्टियों के साथ में जुड़ी हुई है, वो कोई सेक्युलरिज्म के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, पूरे पूरे हमारे आज की राजनीति का ये प्रॉब्लम है कि बीजेपी का जो कम्युनलिज्म है उसके खिलाफ सारे मिलके इसलिए खड़े नहीं होते क्योंकि वो अलग अलग जो पार्टियों से वो जुड़े हैं उसके फैक्टर्स अलग अलग है, उनके कंसिडरेशंस अलग अलग है। उनका सबका मिलाकर एक कंसिडरेशन ये नहीं है कि हमको बीजेपी के कम्युनलिज्म के खिलाफ खड़ा रहना है। इसीलिए जो 62% लोग हैं जो आज भी बीजेपी को वोट नहीं करते वो बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते। कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा नैरेटिव है किस तरह से गढ़ा गया, वो लव वर्सेस हेट इस तरह से गढ़ा गया। वो हिंदू मुस्लिम वाला नाम कभी भी राहुल गांधी ने लिया नहीं कि बीजेपी जो है मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, इस तरह से राहुल गांधी ने कभी भी नहीं कहा। वो लव वर्सेस हेट इस नैरेटिव को ही वो गढ़ते रहे, जो अपने आप में एक साउंड बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आज मामला इतना सेंसिटिव हो चुका है, कहीं आप मुसलमानों का पक्ष लेते हुए दिखते हैं तो वो आपके खिलाफ जा सकता है। इस तरह का एक वातावरण बनाने में बीजेपी सक्सेसफुल हुई है। तो आज आपको स्ट्रेटेजिकली उसको लव वर्सेस हेट इस भाषा में ही उस नैरेटिव को गढ़ना पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक बात है। तो ये जो कंपल्शन सभी नए इन सारे पार्टियों के तैयार हुए हैं बीजेपी के कम्युनिज्म को लेकर, आम आदमी पार्टी भी क्यों हिंदुत्व की बात करती है, आम आदमी पार्टी भी क्यों हनुमान चालीसा की बात करती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कहीं हनुमान चालीसा का विरोध करेगी या फिर रिलीजन का पॉलिटिक्स में जो यूज हो रहा है उसको विरोध करेगी तो उसकी कोई साख नहीं रहेगी। तो सारी पार्टियां अभी कम्युनलिज्म के मुद्दे पर एक तरह से बैकफुट पर है और वो पुरजोर तरीके से कम्युनलिज्म को एक मुद्दा बनाकर सामने नहीं आ रही है। इसलिए बीजेपी जो है उसका फायदा हर जगह हो रहा है। ये ठीक है, रीजनल पार्टी जो है उसको लोग वोट करेंगे, वो अपने अपने राज्य में सत्ता पर आएगी, लेकिन बीजेपी का जो कम्युनल प्लैंक है
उसको किस तरह से परास्त किया जाएगा, इसके बारे में अभी भी ये सारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो उसमें एकमत नहीं है। वो शायद इस विषय पर अभी भी बैकफुट पर ही है। वो सारी मिलकर इसी को इलेक्शन का प्लान बनाए और इलेक्शन बीजेपी को परास्त करे, उसके बाद ही इसका कुछ एक ठोस मेरे ख्याल से एक आंसर हमको मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आनंद वर्धन जी।